आप सभी ने अभी तक इजराइल और पैलेस्टीन के अपने अपने पक्ष बना लिए होंगे, लेकिन असली में इन हिस्ट्री में क्या हुआ था आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो भी डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आज से करीब 500 साल पहले 1517 में इजराइल जैसी कोई जगह नहीं थी, और ये जो मैप है जिसमें आपको इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा दिख पा रहा है, वो एरिया पैलेस्टीन बुलाया जाता था, जहां पर मुस्लिम, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस पीसफुली रहा करते थे ऑटोमन एम्पायर के रूल में, जो टर्किश एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। उस टाइम वहां पर ज्यूज की पॉपुलेशन सिर्फ 5000 हुआ करती थी, जो 1.7% थी ओवरऑल पॉपुलेशन की, एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अरब्स मुस्लिम्स की थी, एंड मेजॉरिटी ऑफ ज्यूज की पॉपुलेशन यूरोप में रहा करती थी। लेकिन ज्यूज के ऊपर हमेशा से ही अत्याचार हुए यूरोप में, जिसकी वजह से 1800 में एक आइडियोलॉजी यूरोप के ज्यूज में बहुत ज्यादा फेमस होने लगी, जिसका नाम था ज़ायनिज्म, जिस आइडियोलॉजी के हिसाब से ज्यूज यूनाइट होकर एक अपनी अलग कंट्री बनाना चाहते थे, क्योंकि कभी भी उन्हें यूरोप में एक एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अब 1897 में ज़ायनिज्म के आइडिया की वजह से ज्यूज कम्युनिटी के बीच में एक मीटिंग होती है स्विट्जरलैंड में, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी सेपरेट कंट्री जेरूसलम पैलेस्टीन में बनाएंगे, क्योंकि वो एक होली प्लेस मानी जाती है 3 रिलीजन के लिए, ज्यूज, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स के लिए। कुछ ज्यूज यूरोप से पैलेस्टीन माइग्रेट करना शुरू कर जाते हैं इस उम्मीद में कि कभी उनकी वहां पर एक सेपरेट कंट्री बनेगी, लेकिन अभी भी 1900 में भी वहां पर ऑटोमन एम्पायर का राज होता है। जो ज्यूज की पॉपुलेशन 5000 थी एंड 1.7% थी ओवरऑल पॉपुलेशन की, वो हो जाती है 24,000 एंड 8% ओवरऑल पॉपुलेशन की 1900 में। 1914 में शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें यूके और फ्रांस लड़ रही होती है ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। अब अंग्रेज चलते हैं अपनी पुरानी चाल डिवाइड एंड रूल की, जहां पे वो अरब्स ग्रुप जो पैलेस्टीन में रह रहे होते हैं उनसे वादा करते हैं कि एक अरब नेशन बना दिया जाएगा वॉर जीतने के बाद, और दूसरी तरफ ज्यूज से भी वो वादा करते हैं कि उनका ज्यूज नेशनल होम बना दिया जाएगा पैलेस्टीन में बैलफोर डिक्लेरेशन में। यानी कि यूके और फ्रांस डबल बुकिंग कर देते हैं पैलेस्टीन की, लेकिन असल में बात कुछ और ही होती है। ये दोनों कंट्रीज में आपस में भी एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करा था, जिसका नाम होता है साइक्स-पीकॉट एग्रीमेंट, जिसके हिसाब से ऑटोमन एम्पायर से वॉर जीतने के बाद मिडिल ईस्ट ये आपस में बांट लेंगे, यानी कि अरब नेशन और ज्यूज नेशनल होम गया भाड़ में। यानी कि पूरे मैटर को अगर समझें तो ज्यूज से भी वादा कर दिया ज्यूज नेशनल होम बनाने का, जिसकी वजह से ज्यूज यूरोप से भी माइग्रेट होने लगे। दूसरी तरफ अरब्स मुस्लिम से भी वादा कर दिया अरब नेशन बनाने का। तीसरी तरफ आपस में भी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें आपस में मिडिल ईस्ट बांटने वाले थे। यानी कि एक बढ़िया गेम खेला जाता है ज्यूज एंड अरब के साथ। अब 30 अक्टूबर 1980 को फ्रांस और इंग्लैंड जीत जाती है ऑटोमन एम्पायर से, और पैलेस्टीन बन जाता है एक ब्रिटिश कॉलोनी, जहां पे ब्रिटिशर्स रूल करते हैं 1920 से 1947 तक। अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, जहां पे ज्यूज की मैसिव किलिंग होती है, और हिटलर की वजह से मारे जाते हैं 6 मिलियन से भी ज्यादा ज्यूज। अब ऑब्वियसली बाकी बचे हुए ज्यूज यूरोप में अपनी जान बचाकर माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं पैलेस्टीन में, जो यूके की पावर में होती है। ज्यूज की माइग्रेशन हो जाती है पीक पर। जो ज्यूज 1940 में 94,000 होते हैं, वो हो जाते हैं 5,43,000 वर्ल्ड वॉर 2 तक, यानी कि 13% से सीधा 30% तक ज्यूज हो जाते हैं पैलेस्टीन के एरिया में। अब अरब्स मुस्लिम इससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि कहा तो उनको उनका सेपरेट अरब नेशन मिलने वाला था, एंड अब यूरोप के लोग हो रहे हैं शिफ्ट उनके एरिया में। फिलहाल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है खत्म, एंड वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 की वजह से यूके के रिसोर्सेज हो जाते हैं बहुत कम, एंड एक जगह जहां की पॉपुलेशन 2 मिलियन से भी ज्यादा होती है, अब ऑब्वियसली यूके उस टाइम उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, एंड वहां से हो जाता है यूके रफू चक्कर। The thought that a difficult and thankless job had been well done must have mattered much less than the prospect of going home. Lieutenant General Macmillan, their CNC, was on the quayside as embarkation went forward. एंड पैलेस्टीन को हवाले कर देता है यूएन को। अब पैलेस्टीन का डिसीजन आ जाता है यूएन के ऊपर। ज्यूज की पॉपुलेशन उस टाइम होती है 6,30,000, क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब नॉन ज्यूज की पॉपुलेशन होती है 13,24,000, यानी कि ज्यूज की पॉपुलेशन से लगभग डबल, जिसमें मोस्टली अरब्स मुस्लिम्स होते हैं। एक तरफ होते हैं ज्यूज जिनके साथ इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है, 6 मिलियन से भी ज्यादा ज्यूज मारे गए हैं, एंड दूसरी तरफ होते हैं अरब जिनके साथ झूठे वादे हुए एंड वो भी डिमांड करने लगते हैं पैलेस्टीन की। 29 नवंबर 1947 को यूएन पार्टीशन कर देता है पैलेस्टीन के एरिया को 2 कंट्रीज में, इजराइल में एंड पैलेस्टीन में, जहां पे 55% एरिया वो इजराइल को दे देता है एंड 45% एरिया वो पैलेस्टीन को देता है। एंड क्योंकि जेरूसलम एक होली एरिया माना जाता है मुस्लिम, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस के लिए, तो वो यूएन के अंडर में ही रहता है। अब पैलेस्टीनियन अरब्स इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा पैलेस्टीन एक अरब नेशन बनाना था, एंड
एंड कहां दूसरे बाहर से आए हुए लोग 50% से भी ज्यादा एरिया उनका ले लेते हैं। एंड यहीं से शुरू होता है इसराइल एंड पैलेस्टीन का लंबे चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट जो आज तक चल रहा है। 14 मई 1948 इसराइल अपने आप को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर देता है एंड अरब कंट्रीज पैलेस्टीन का साथ देती हैं क्योंकि वो सोचते हैं इसराइल की वजह से यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस रहेगा मिडिल ईस्ट के ऊपर, इसीलिए सेम ही दिन इसराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देती हैं अरब नेशंस। बट सरप्राइजिंगली इसराइल इन सभी अरब कंट्रीज को हरा देता है एंड जो उसका एरिया था 55% जो यूएन ने पार्टीशन में दिया था, अब वो 78% हो जाता है, जिसमें वो पैलेस्टीन का एरिया भी ऑक्यूपाई कर लेता है एंड 7 लाख से भी ज्यादा पैलेस्टीन के लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़ते हैं, जिस इंसिडेंट को पैलेस्टीनियन नक्बा भी बुलाया जाता है। अब बात बिल्कुल क्लियर थी, पैलेस्टीन को अरब कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हो एंड अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रही थी इस वॉर में, जिसका एविडेंट हमें देखने को मिलता है 1956 के वॉर में। 1956 में इजिप्ट नेशनलाइज कर देता है सुएज कैनाल को, जो यूके और फ्रांस के कंट्रोल में था, एंड ब्लॉक कर देता है इसराइल को सुएज कैनाल यूज करने से। अब क्योंकि सुएज कैनाल एक इंपॉर्टेंट रूट है मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में, इसीलिए यूके, फ्रांस और इसराइल डिक्लेयर कर देती हैं वॉर इजिप्ट के ऊपर। लेकिन यूएन, यूएसएसआर एंड यूएस की प्रेशर की वजह से यूके और फ्रांस वहां से बैक ऑफ कर लेते हैं। 1967 में अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में एक और वॉर होता है जिसको इसराइल फिर से जीत जाती है एंड और भी ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर लेती है। इसमें आपको दिख पा रहा है जीतने के बाद इसराइल गाजा, वेस्ट बैंक और इजिप्शियन लैंड को भी ऑक्यूपाई कर लेती है। 1978 में इजिप्ट और इसराइल के रिलेशंस अच्छे होने लग जाते हैं एंड इसराइल वापस कर देता है इजिप्ट को वो एरिया जो उसने 1967 के वॉर में ऑक्यूपाई करा था। बेसिकली अरब कंट्रीज समझ जाती हैं कि इसराइल को हराना अब इतना इजी नहीं होने वाला है एंड वो पैलेस्टीनियन अरब्स को छोड़ देती हैं उनके हाल पर। अब पूरा पैलेस्टीन इसराइल के कंट्रोल में होता है, लेकिन पैलेस्टीनियन लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कुछ पैलेस्टीनियन के हिसाब से वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, इसीलिए एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है हमास 1987 में, जिसका इरादा होता है पूरे इसराइल को हिस्टोरिकल पैलेस्टीन बनाना एंड एक इस्लामिक नेशन डिक्लेयर करना। दूसरी तरफ इसराइल भी हमास को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन फाइनली 1993 में PLO लीडर एंड इसराइल प्राइम मिनिस्टर एक 2 स्टेट एग्रीमेंट मान ही चुके होते हैं, जिसमें पैलेस्टीन को वो उनका एरिया देने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। लेकिन इसराइल प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो जाता है, जो ज्यू के लॉ स्टूडेंट ने किया होता है, क्योंकि कुछ इसराइल लोगों के हिसाब से अगर पैलेस्टीन को इसराइल रिकॉग्नाइज कर लेती तो वो कल को इसराइल की ही डिमांड करने लग जाता। अब 2006 में हमास गाजा वाले एरिया में इलेक्शन जीत जाता है एंड वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियन एरियाज PLO के कंट्रोल में रहते हैं। अब क्लियरली इसराइल जो एक पावरफुल नेशन है वो हमास को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब क्योंकि हमास का कंट्रोल गाजा के ऊपर होता है तो इसराइल गाजा को परेशान करना शुरू कर देता है एंड इसराइल वहां पर कांस्टेंट बॉम्बिंग एंड टॉर्चर कराने लगता है गाजा में एंड इसराइल गाजा की फूड, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सब कुछ कंट्रोल करता है एंड बहुत ज्यादा लिमिट कर देता है एंड मजबूरन गाजा एक पुअर स्टेट बन जाता है और हमास और इसराइल के बीच में रेगुलर टेंशंस और लड़ाई रहती है। डेथ एंड इंजरीज की बात करें तो इस रिपोर्ट में आपको क्लियरली दिख सकता है कि पैलेस्टीनियन की बहुत ज्यादा डेथ एंड इंजरीज हुई है इसराइल के कंपैरिजन में, जो मोस्टली गाजा के हैं। 7 अक्टूबर को जो हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया वो सबसे बड़ा हमला था रिसेंट ईयर्स में, जिसमें इसराइल के 1300 लोग खत्म हुए एंड इसराइल ने जो वापस एयर स्ट्राइक्स करी उसमें 1799 गाजा के लोग खत्म हुए। ये थी पूरी इसराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स की कहानी एंड आज तक गाजा में एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया वो जस्टिफाइड नहीं करा जा सकता है, लेकिन इसराइल जो कांस्टेंट बॉम्बिंग्स करता आ रहा है गाजा के ऊपर, क्या वो जस्टिफाइड हो सकता है? एंड इंडिया में तो इस इंसिडेंट के ऊपर अलग ही लेवल के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द रिलीजन। इसीलिए लास्ट में जरूर बोलना चाहूंगा कि वहां पर जो डर और मंजर बूढ़े, बच्चे और जवान महसूस कर रहे हैं वो आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आई स्टैंड विद पैलेस्टीन और आई स्टैंड विद इसराइल बोलने की जगह आई स्टैंड विद पीस बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।